हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीवी लॉ क्लासेस। आज हम अपनी क्लैट यूजी सीरीज का लीगल प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनल लॉ का 5वां लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। आज भी हम ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी और जो बचे हुए कुछ ऑफेंसेस हैं उनको अपने डिस्कशन का पार्ट बनाएंगे। और आज चलिए इसी नोट पे हम शुरू करते हैं। तो जो पहला ऑफेंस आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कल्पेबल होमोसाइड। तो कल्पेबल होमिसाइड एक ऑफेंस की वैरायटी भी है जहां पे एक ह्यूमन बीइंग की किलिंग एक ह्यूमन बीइंग के द्वारा की जाती है। अब इसे एक वर्ड के तौर पे देखें तो ये एक लैटिन वर्ड से बना है। कल्पे जिसका मतलब होता है पनिशमेंट, और होमोसीडा का मतलब होता है कि एक ह्यूमन बीइंग का दूसरे ह्यूमन बीइंग की जान लेना। तो इसका मतलब यही हुआ कि अब किसी को कोई हाथी अगर कुचल के मार देगा तो वो कल्पबल होमिसाइड नहीं होगा, क्योंकि आईपीसी क्लियरली बताता है कि कल्पबल होमिसाइड एक ह्यूमन बीइंग की किलिंग है एक ह्यूमन बीइंग के द्वारा। ये चीज आप अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। कल्पबल होमिसाइड क्योंकि हमारे आईपीसी के सबसे जो हीनियस क्राइम है मर्डर, उससे जुड़ा हुआ है। और इसी पे हम बात करेंगे मर्डर और कल्पबल होमिसाइड की डेफिनेशंस क्या हैं, दोनों में क्या सिमिलरिटीज हैं क्या डिफरेंसेस हैं। इनको एक बार समझ लेने से हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो कहाँ पे ये है, ये सेक्शन 299 आईपीसी में कल्पेबल होमिसाइड को डिफाइन किया गया है, और सेक्शन 300 आईपीसी में मर्डर को। दोनों काफी मिलते जुलते लग सकती हैं आपको, जो दोनों की सिमिलरिटीज हैं। इसीलिए यहाँ पे हम आज कोशिश करेंगे कि इनके बेसिक डिफरेंसेस भी आपको क्लियर हो जाएं। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं कि कौन कौन से वो चीजें हैं जो कल्पबल होमिसाइड के लिए जरूरी होती हैं। तो सबसे पहले किसी की डेथ जरूरी होती है। डेथ किसकी जरूरी होती है? किसी पर्सन की। पर्सन यानी कि वो एक ह्यूमन होना चाहिए। दूसरा है कि वो किसी दूसरे इंसान के एक्ट के कारण कॉज होनी चाहिए जो डेथ है। तो किसी की कुछ करने की वजह से किसी इंसान की जान जाए। और तीसरा है किन किन केसेस में वो कल्पबल होमिसाइड होगा। जब डेथ कॉज करने का इंटेंशन होगा, पहला ये हो गया। जब ऐसी बॉडीली इंजरी कॉज करने का इंटेंशन होगा जिससे डेथ कॉज हो सकती है लाइकली, यानी कि मैं आपके ब्रेन के सेंसिटिव हिस्से पे अगर कोई इंजरी कॉज कर रहा हूँ तो उसका कॉज लाइकली क्या होगा? डेथ होगी। तो ये कुछ चीजें हैं। और एक चीज है कि आपका जो एक्ट है उसके बारे में आपको नॉलेज है कि वो किसी की डेथ कॉज कर सकता है। तो इन कंडीशंस में से किसी चीज में फॉल अगर करेगा तो वो कल्पबल होमिसाइड होगा। कल्पबल होमिसाइड यानी कि किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग बाय अ ह्यूमन बीइंग। तो इसमें हम एक दो इलिस्ट्रेशंस देख लेते हैं। तो मान लीजिए एक गड्ढा है, उसके ऊपर किसी ने कुछ लकड़ियां लगा दी ताकि वो प्लेन जमीन लगने लगे, और उसे पता था कि उसी रास्ते से एक इंसान वॉक करता है, तो उसको उस गड्ढे में गिराने के लिए उसने ये काम किया। गड्ढे में गिरता है वो आदमी और उसकी डेथ हो जाती है। तो उसे पता था कि नॉलेज थी इस चीज की कि इससे डेथ हो सकती है, और वो डेथ हुई। तो इसमें वो कल्पबल होमिसाइड का दोषी है। मान लीजिए कि एक आदमी शिकार कर रहा है, उसको नहीं पता है कि उन झाड़ियों के पीछे कौन है, लेकिन एक पर्टिकुलर उसके साथ आदमी है, उसको पता है कि उन झाड़ियों के पीछे XYZ कोई इंसान है। और उसने कहा कि वहां एम करके गोली चलाओ। तो जिसने गोली चलाई उसको तो कुछ नहीं पता था इस बारे में, लेकिन जिसने उसे डायरेक्शन दिए और जिसको पता था कि वहां है वो पर्सन, तो वो कल्पबल होमिसाइड का के लिए गिल्टी होगा। तो ये दो हम इलस्ट्रेशन से समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं मर्डर की। तो क्या मर्डर एक कल्पबल होमिसाइड है? तो इसका जवाब है हाँ, मर्डर एक कल्पबल होमिसाइड है। कैसे है? क्योंकि कल्पबल होमिसाइड आप ऐसा समझ लीजिए कि एक स्पीशीज है और मर्डर उससे निकला एक जानवर है। तो हर मर्डर एक कल्पबल होमिसाइड है क्योंकि उसमें एक ह्यूमन बीइंग के द्वारा एक ह्यूमन बीइंग की किलिंग हो रही है। यहां तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि एवरी मर्डर इज अ कल्पबल होमिसाइड। इसे हम ऐसे बोल सकते हैं, कल्पबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर, यानी कि सेक्शन 300 की जो डेफिनेशंस हैं आईपीसी के, वो अमाउंटिंग टू मर्डर है कल्पबल होमिसाइड, जो कि अमाउंटिंग टू मर्डर है। और सेक्शन 299 जो है वो कल्पबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर है। आप ऐसे समझ लीजिए। तो दोनों में क्या क्या फर्क है, कैसे कैसे है, उससे जानने से पहले हम एक बार ये देखते हैं कि मर्डर
को आईपीसी में कैसे डिफाइन किया गया है, क्या बताया गया है उसके बारे में आईपीसी में। तो ये सबसे सीरियस और हीनियस ऑफेंस है अंडर आईपीसी, ये हमने बात कर ली है। और इसमें जो पनिशमेंट है वो डेथ पेनल्टी भी दी जा सकती है। तो आपको पनिशमेंट पता होना चाहिए कि सबसे सीवियर जो पनिशमेंट्स है लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ पेनल्टी तक भी इसमें गिल्टी अगर आप पाए जाते हैं तो आपको मिल सकती है। तो कल्पबल होमिसाइड जो है 299 में डिफाइंड ऑफेंस, जिसकी पनिशमेंट है सेक्शन 304 आईपीसी में। और सेक्शन 300 में जो मर्डर डिफाइंड है उसकी पनिशमेंट है सेक्शन 302 में। सेक्शन 302 के बारे में आप जानते ही होंगे, फिल्मों विल्मों में आपने देखा होगा कि आपको दफा 302 के तहत फांसी की सजा दी जाती है। तो हाँ, पनिशमेंट मर्डर की सेक्शन 302 में है। और कल्पबल होमिसाइड की जो नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर है 304 में है। यहाँ तक ये क्लियर रहना चाहिए। अब मर्डर और कल्पबल होमिसाइड अलग अलग कैसे होते हैं ये जानने के लिए मर्डर की कंडीशन हम देखते हैं। तो पहली कंडीशन ये है, और यहाँ पे आप देखेंगे कि हर कंडीशन के बीच में और लिखा हुआ है, यानी कि इनमें से कोई भी कंडीशन अगर फुलफिल हो रही है या एक से ज्यादा कंडीशंस हो रही हैं तो वो मर्डर में फॉल करेगा। तो इसे हम एक बार ध्यान से देखते हैं। तो पहली कंडीशन में है इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। तो आप किसी को जान से मारना चाहते हैं, आपका इंटेंशन था। तो इंटेंशन क्या हो गया, ये मेंस रिया का एलिमेंट हो गया। तो मेंस रिया क्या होती है यहाँ पे, इंटेंशन। ये वर्ड्स आ रहे हैं यहाँ पे मर्डर के सेंस में। तो इन्हें मर्डर के ऑफेंस को एस्टेब्लिश करने के लिए अगर उसका इंटेंशन है डेथ कॉज करने का तो कहाँ फॉल करेगा, मर्डर के ऑफेंस में फॉल करेगा। इंटेंशनली वो फिजिकल इंजरी कॉज करता है और उसे पता है कि विक्टिम की एक स्पेशल कंडीशन है जहां पे उसके लिए वो इंजरी काफी रहेगी, उसकी जान जा सकती है। उसे इसके बारे में पता होता है और वो इंटेंशनली करता है। इसका मतलब क्या, मान लीजिए आप किसी हार्ड कंडीशन से हैं परेशान, और वो कुछ चीजें आपके लिए बहुत सेंसिटिव हैं या कोई पार्ट आपकी बॉडी का है जो आपके लिए बहुत वल्नरेबल है, और सामने वाले को वो चीज पता है, और वो ऐसा हार्म आप पे इन्फ्लिक्ट करता है इंटेंशनली, जानते हुए कि आपके लिए वो जगह या वो स्पॉट बहुत वल्नरेबल है, तो उसने मर्डर का ऑफेंस कमिट किया है अगर आपकी जान चली जाती है तो। जान जाना तो बिल्कुल नेसेसरी है इसमें, आप ये समझ लीजिए। तीसरा क्या कंडीशन है, इंटेंशनली कॉज बॉडली इंजरी। अब उसे पता है कि उसने एक बॉडीली इंजरी कॉज की है, और वो एक लाइक्लीहुड होगा उसका जो कि किसी की भी डेथ कॉज हो सकती है। यानी कि मैंने आपके जैसे ब्रेन की बात की थी, ब्रेन के सेंसिटिव हिस्से पे एक ऐसा ब्लो दिया जो लीथल होता है, हमें पता है कि ऐसा हम किसी को चोट पहुंचाएंगे तो उसकी जान जा सकती है। तो हमें पता था कि जो बॉडीली इंजरी हम इन्फ्लिक्ट कर रहे हैं सामने वाले पे, उससे उसकी जान जा सकती है। या किसी के आप क्या कहते हैं तलवार भोंक दीजिए, उसके पता है आपको वहां पे उसका लीवर है या ऐसा बॉडी पार्ट है जहाँ पे इंजरी होने से जान जा सकती है उस इंजरी से। तो आपका जो बॉडीली इंजरी आप इन्फ्लिक्ट कर रहे हैं आपका इंटेंशन है, और लाइक्लीहुड में आपको पता है कि उससे किसी की डेथ हो सकती है, तो अगर ऐसा होता है तो आप मर्डर में फॉल करेंगे। और चौथा है इमिनेंटली डेंजरस एक्ट। यहाँ पे आप किसी पर्टिकुलर इंसान के बारे में ना भी कर रहे हो प्लान कि मुझे इसे मारना है या इसे मारना है। इसका एग्जाम्पल है, ये आईपीसी में दिया गया है। आपके पास एक कैनन है, उस कैनन में आपने एक गोला डाला और उसे आपने एक जगह पे, मेला लगा हुआ है, भीड़ लगी हुई है, वहां पे खुले में फायर कर दिया और वहां पे लोग मर गए। तो आपको नहीं पता था कि आप इसको रमेश सुरेश विनोद किसे मार रहे हैं, लेकिन लोग मरे और लोग मर गए। तो वो एक्ट आपका क्या था, आप देखिए वो इमिनेंटली डेंजरस एक्ट था। क्योंकि अगर आप कहीं पे खुले में ऐसा कोई एमिनेशन और ये सब फायर कर रहे हैं जानते हुए कि वहां पे किसी की डेथ हो सकती है, किसी की जान जा सकती है, तो वो इसमें फॉल करेगा। ये चीज हम समझ गए। तो ये चार कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन अगर फुलफिल होती है तो आपने मर्डर का ऑफेंस कमिट किया है। और कल्पबल होमिसाइड से ये क्यों अलग है ये हम देखते हैं। तो जो हर मर्डर है वो एक कल्पबल होमिसाइड है अपने आप में। जैसे कि हर कबूतर एक चिड़िया है, लेकिन हर चिड़िया एक कबूतर नहीं है। कुछ चिड़िया तोता हो सकती हैं, कुछ मैना हो सकती हैं। तो मर्डर को आप समझिए कि कबूतर है, और कल्पबल होमिसाइड आप समझिए एक स्पेशीज है, चिड़िया, बर्ड।
तो इससे आपका बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है। दो कंडीशन है जो आप बिल्कुल समझ लीजिए कि मर्डर में फॉल करने के लिए क्या सबसे जरूरी दो कंडीशंस हैं। तो ये जो चार हमने अभी अलग अलग हेड्स डिस्कस किए हैं मर्डर से रिलेटेड, उन चारों में से किसी में फॉल होना चाहिए। एक में या एक से ज्यादा में हो रहा है वो मैटर नहीं करता, लेकिन किसी ना किसी में फॉल होना चाहिए। और इसके कुछ एक्सेप्शंस भी मेंशन हैं सेक्शन 300 में ही, जिन कंडीशन में वो मर्डर नहीं होगा बल्कि कल्पल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में काउंट होगा। तो यानी कि 302 में पनिश करने के बजाय 304 में उससे हल्की पनिशमेंट दी जाएगी। तो उन एक्सेप्शंस में फॉल नहीं करना चाहिए। अगर कहीं फॉल कर रहा है तो वो कल्पल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में फॉल करेगा। तो ये दो कंडीशन सेक्शन 300 की किसी डेफिनेशन में फॉल करना चाहिए और सेक्शन 300 के किसी एक्सेप्शन में फॉल नहीं करना चाहिए। किन किन कंडीशंस में कल्पल होमिसाइड मर्डर नहीं है, यहाँ पे हम देख लेते हैं। हम अगर एक ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन में अपना सेल्फ से डिप्राइव होके कोई किसी की जान ले लेता है तो वो मर्डर नहीं बल्कि कल्पल होमिसाइड में आएगा। लेकिन आपने खुद ही अगर प्रोवोक किया है या खुद ही आपने वो चीज शुरू की है तो आप इसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। और कोई पब्लिक सर्वेंट अपनी लॉफुल ड्यूटी कर रहा था, कोई आपको अरेस्ट करने आया और आप प्रोवोक होके उसकी आपने जान ले ली, तो ये भी आपको इस एक्सेप्शन का फायदा नहीं उठाने देगा क्योंकि वो उसका राइट था। और इसके बाद दूसरा आता है, अगर आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करते हैं, तो हमने वहां पढ़ा था जनरल एक्सेप्शंस में, अगर जनरल एक्सेप्शंस में फॉल करेगा तब तो ऑफेंस ही नहीं रहेगा। लेकिन अगर आपने अपने राइट टू प्राइवेट डिफेंस को एक डिग्री ज्यादा यूज किया, कि मतलब किसी को आप सिर्फ घायल करके अपनी जान बचा सकते थे, आपने उससे हायर डिग्री पे यूज किया, तो वो मर्डर में फॉल नहीं करेगा बल्कि कल्पल होमिसाइड में फॉल करेगा। और अगर जनरल एक्सेप्शंस के किसी उसमें फॉल करता है तब तो वो ऑफेंसिव हो जाएगा। ये सेक्शन 300 में प्रोवाइड किए गए एक्सेप्शंस पे हम बात कर रहे हैं, जिसमें ऑफेंस मर्डर के बजाय कल्पल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में फॉल होगा। अगर कोई पब्लिक सर्वेंट अच्छे पेस में अपनी ड्यूटी कर रहा है और वहां पे ऐसा कॉज होता है तो भी नहीं फॉल करेगा। अगर कोई सडन फाइट है और हीट और पैशन में कुछ हो रहा है तो भी वो मर्डर में नहीं फॉल करेगा बल्कि कल्पल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में। अब वो सडन फाइट होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी लड़ाई हुई आपकी किसी से, फिर आप अपने कमरे में चले गए, 2 घंटे आपने सोचा विचारा और फिर जाके उसकी जान ले ली, ऐसा नहीं है। सडन फाइट और हीट ऑफ पैशन का मतलब है एक सेम ट्रांजेक्शन में उसी समय सारी घटनाएं हों और किसी की जान चली जाए, तो वो कल्पल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में फॉल करेगा। और अगर कोई अपनी 18 साल से ऊपर का इंसान अपनी जान का खुद ही कंसेंट पे खतरा उठा रहा है और उसकी जान चली जाती है, मान लीजिए कोई एडवेंचर एक्टिविटी या ये, तो वो भी वो मर्डर में फॉल नहीं करेगा। तो इन कंडीशंस में वो कल्पल होमिसाइड होगा जरूर पर वो मर्डर में फॉल नहीं करेगा। और उसकी पनिशमेंट, तो किस एलिमेंट की वजह से ये सारी चीजें मर्डर में फॉल नहीं करती हैं इस पे हम देखते हैं। तो ये एलिमेंट है मेंस रिया, यानी कि इंटेंशन, नॉलेज, ये सारी चीजें जो होती है ना उनकी डिग्री है, कि अगर डिग्री एक स्टैंडर्ड की होगी तभी उसे मर्डर माना जाएगा वरना वो मर्डर में फॉल नहीं करेगा। तो इसे कंक्लूड करते हैं अब हमने ज्यादातर चीजें यहाँ पे अच्छे से समझ ली हैं कि मर्डर जो है वो एक हायर डिग्री का ऑफेंस है, कल्पल होमिसाइड ही है वो, लेकिन उसकी डिग्री कल्पल होमिसाइड की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उससे थोड़ी सी ज्यादा है। और मर्डर कल्पल होमिसाइड से ज्यादा ग्रेव ऑफेंस है। और कल्पल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर भी अपने आप में पनिशेबल है इंडियन पिनल कोड में। तो जो इंटेंशन और जो नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है मर्डर को इस्टेब्लिश करने के लिए, वो कल्पल होमिसाइड से ज्यादा होती है। हर मर्डर एक कल्पल होमिसाइड है लेकिन हर कल्पल होमिसाइड एक मर्डर नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग अभी एक बेसिक चीज है, ये फर्क समझना आप लोगों के लिए एज अ लॉ एस्पिरेंट बहुत जरूरी है। क्योंकि आगे आप जब अपने कॉलेजेस में जाएंगे और जब पढ़ाई आपकी चालू होगी तो यही सारे कॉन्सेप्ट आपसे क्वेश्चन करेंगे कि आपकी लॉ की आगे की जर्नी कैसी होगी। तो मर्डर और कल्पल होमिसाइड का फर्क कोई, अगर आप उनकी सिमिलरिटीज को समझ लेंगे तो उनके फर्क को भी समझ लेंगे। तो
मर्डर और कल्पल होमिसाइड में क्या फर्क है ये जानना जितना जरूरी है उतना ही ये भी जानना जरूरी है कि उनके बीच सिमिलैरिटीज क्या क्या हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले ऑफेंसेस की तरफ। यहाँ पे हम बात करेंगे फोर्स की, क्रिमिनल फोर्स की और असॉल्ट की। तो सबसे पहले जो है वो है फोर्स। फोर्स का मतलब है किसी के ऊपर अपनी बल का प्रयोग करना, ऐसे आप समझिए। तो क्या फोर्स आईपीसी में एक ऑफेंस के तौर पे है? तो इसका जवाब है नहीं। आईपीसी में फोर्स को डिफाइन किया गया है, बहुत ज्यादा वैसे डिफाइन किया गया है जैसे न्यूटन की डेफिनेशंस हैं, न्यूटन के लॉज हैं, वैसे फोर्स को एक साइंटिफिक तरीके से डिफाइन किया गया है आईपीसी में। अगर आपको पढ़ने का मौका मिले तो आप पढ़िएगा। तो फोर्स को इसलिए डिफाइन किया गया है ताकि उसकी मदद से क्रिमिनल फोर्स को डिफाइन किया जा सके और उसके लिए डेफिनेशन और पनिशमेंट्स ये सब बनाई जा सके। तो क्या होता है फोर्स की, अगर आप अपनी स्ट्रेंथ का, अपनी विगर, अपनी माइट, एनर्जी, पावर, इनमें से किसी भी चीज का किसी पे यूज करते हैं, तो ये सेक्शन 349 आईपीसी में डिफाइन किया गया है फोर्स को। तो फोर्स को समझने का मतलब है कि आप किसी के ऊपर अपना बल का प्रयोग कर रहे हैं उसकी कंसेंट के बिना या उसकी कंसेंट और उसकी विल के खिलाफ जाके। और जिस अमाउंट की आप फोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं उसके जो इम्पैक्ट पड़ रहे हैं उसकी तरीकों से ये आईपीसी में अलग अलग तरीके से पनिशेबल भी है। आगे बढ़ते हैं। फोर्स हम समझ गए कि किसी पे अपने बल का प्रयोग करना। अब बात करते हैं क्रिमिनल फोर्स की, जो कि आईपीसी में एज अ ऑफेंस मेंशन है सेक्शन 350 में। सेक्शन 350 में आईपीसी में मेंशन है क्रिमिनल फोर्स। तो अगर आप इंटेंशनली, तो इंटेंशनली मतलब मेंस रिया का एलिमेंट आ गया, और फोर्स मतलब आप किसी पे यूज कर रहे हैं तो उसका एक्टस रियस है कोई ऑफेंस करने के लिए। तो ऑफेंस कई तरह का हो सकता है, अगर आप चोरी भी कर रहे हैं उसमें भी ये सारी चीजें कर रहे हैं तो उसके साथ साथ आप ये ऑफेंस भी कमिट कर रहे हैं। तो ये एक बहुत सारे ऑफेंसेस के बीच में क्रिमिनल फोर्स का भी अगर यूज हो रहा है तो वो अपने आप में एक ऑफेंस है। आपको पता है कि आप जिस फोर्स का यूज कर रहे हैं किसी इंसान के ऊपर, वो उसे अनोयंस, फियर, ये सब कर सकती है, उसको इंजरी पहुंचा सकती है। तो ये आईपीसी में एक ऑफेंस के तौर पे मेंशन है क्रिमिनल फोर्स। इसके इसेंशियल्स क्या क्या हैं? तो जो 349 में डिफाइंड है फोर्स आईपीसी में, उस डेफिनेशन के हिसाब से यूज होना चाहिए फोर्स का सबसे पहले। उसके इस्तेमाल करने के पीछे एक इंटेंशन होना चाहिए कि आपने जानबूझ के वो किया है, आपकी ये गिल्टी माइंड है, और आपने यूज किया है किस लिए, उसका एक पर्पस होना चाहिए जो मैंने से है कोई ऑफेंस करने के लिए। कोई ऑफेंस करने के लिए आपने फोर्स का यूज किया, या फिर किसी को डराने के लिए, किसी को चोट पहुंचाने के लिए, किसी को परेशान करने के लिए, और आपको पता था कि आप जो इस्तेमाल कर रहे हैं फोर्स का उससे उसे ये सब चीजें कॉज होंगी, तो आपने क्रिमिनल फोर्स का उस इंसान पे यूज किया है। तो यहां से हम क्या समझते हैं? यहां से हम समझते हैं कि फोर्स का यूज मैंडेटरी है, पर सिर्फ फोर्स का यूज ही एक पनिशेबल एक्ट नहीं है। उसके साथ एक इंटेंशन होना चाहिए आपको, और इंजरी या कोई क्राइम कमिट होना चाहिए, तभी उस यूज को माना जाएगा। तो इसे हम समझ चुके हैं। और इसका हम एक एग्जांपल देख लेते हैं हम, कि आपने अपने कुत्ते को किसी के ऊपर छोड़ दिया और उसको, उसकी कोई वो नहीं थी, सहमति नहीं थी, और आपने उसके ऊपर छोड़ दिया, उसे इंजरी हुई, तो आपने उसके ऊपर क्रिमिनल फोर्स का यूज किया। तो आपको पता था कि ऐसा हो सकता है, आपका इंटेंशन था उस इंसान के लिए, आपने खोला कुत्ते को, तो इस वजह से उसे जो भी अनोयंस हुआ या जो भी इंजरी हुई उसके लिए आप क्रिमिनल फोर्स का आपने यूज किया, उसके लिए आप दोषी हैं। तो यहाँ से हम ये चीज समझ गए कि सिर्फ फोर्स फोर्स का यूज करना इंडियन पिनल कोड में पनिशेबल नहीं है, वो क्रिमिनल फोर्स होनी चाहिए। तो उसकी रिक्वायरमेंट्स हमने देख ली, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम असॉल्ट की। तो असॉल्ट क्या होता है? असॉल्ट भी फोर्स का ही एक रूप है, पर इसमें हम उस तरीके से किसी को इंजरी पहुंचाने से अलग एक स्टेप पहले रुक जा रहे हैं। तो अगर हमारा कोई जेस्चर है, मतलब हमने किसी के ऊपर अपना फिस्ट ऐसे तान दिया, और उसके साथ जो इनकन्वीनियंस, उसको ही जो डर लगा या जो इंटिमिडेट हुआ वो,
तो हमने उसको असॉल्ट किया। तो हमारा कोई जेस्चर हो या हमारा कोई अटेम्प्ट हो फोर्स को यूज करने का, वो सब असॉल्ट में फॉल करेगा। यहाँ पे एक चीज आप जान लीजिए कि अगर कहीं भी ऐसा मेंशन है कि क्या हम किसी को अपने वर्ड से असॉल्ट कर सकते हैं, किसी को बुरा भला बोल के, किसी पे चीख के, चिल्ला के, डरा के, तो नहीं। सिर्फ वर्ड ही अमाउंट नहीं कर सकते असॉल्ट को। हाँ, वो कंपनी कर सकते हैं आपके एक्शंस के साथ, लेकिन मियर वर्ड्स कैन नॉट कंस्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ असॉल्ट। ये आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। क्या क्या असॉल्ट के इसेंशियल्स हैं। तो सबसे पहले जेस्चर्स या प्रिपरेशन होना चाहिए। तो आपके जेस्चर्स में पता चलना चाहिए कि आप किसी को असॉल्ट कर रहे हैं, आपने कुछ किया। इसे हम आगे एग्जांपल्स में दे समझ जाएंगे अच्छे से। और जिसे आप असॉल्ट कर रहे हैं वो प्रेजेंट होना चाहिए। जब आप वो जेस्चर्स या प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो वो मौजूद होना चाहिए वहां पे। ऐसा नहीं कि आप अपने घर पे किसी के लिए मुक्का तान लेंगे तो असॉल्ट आप उसका कर देंगे, नहीं, उसका होना जरूरी है वहां पे। और उसको एक हार्म या इंजरी का अप्रीहेंशन होना चाहिए कि उसे पता है कि आप जो आपके जेस्चर्स हैं वो आगे किसी क्राइम तक और हायर डिग्री के क्राइम तक जा सकते हैं। तो आपने पहले स्टेज पे क्या कर दिया, उस इंसान को असॉल्ट कर दिया। और आपको आपके एक्शन से वो हार्म होने की उसकी कंडीशन होनी चाहिए कि जो विक्टिम है जिसे आप कर रहे थे तो उसे हार्म पहुंचने का डर है। तो इसके हम आगे बढ़ते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इसके। आपने किसी के घर में ईंट फेंक दी, क्या किया आपने, असॉल्ट किया। अब अगर आपने ईंट फेंकी और किसी के सिर पे लग गई, तो उसके साथ साथ जो बाकी क्राइम कमिट हुए, वो हर्ट हुआ या उसके डीवियस हर्ट हुआ या उसकी डेथ हो गई, वो सब अलग अलग क्राइम है। लेकिन आप पहले ही स्टेज पे जब आपने किसी के घर पत्थर फेंका तो आपका इंटेंशन उसे असॉल्ट करने का था। ये चीज क्लियर कर लीजिए। और सारे एक साथ बहुत सारे ऑफेंस भी कमिट हो सकते हैं। आईपीसी में अगर कोई भी क्राइम हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक ही ऑफेंस पे आएगा। कई बार एक ही ऑफेंस बहुत सारे अलग अलग हेड्स में फॉल करता है। तो असॉल्ट उसका एक शुरुआती आप समझ लीजिए वो है। और किसी को आपने आगे बढ़े कि आप उसे मार देंगे ऐसे, तो उसके साथ उस समय पे जो हुआ वो था उसका असॉल्ट। जब आप उसे मारने के लिए आगे बढ़ रहे थे उस इंटेंशन से कि आप उसे मारेंगे। किसी को आपने गन किसी के सिर पे रख दी, अब उस गन में गोली थी या नहीं थी, लेकिन आपने रख दी। उस इंसान को नहीं पता था ना कि आपके बंदूक में गोली है या नहीं है, तो आपने उसे असॉल्ट किया है। किसी के सिर पे आपने लाठी तान दी तो आपने उसे असॉल्ट किया है। किसी को लाठी मार दी सिर पे, तो उसके साथ साथ जो दूसरे क्राइम है उन हेड्स में ये क्राइम चला जाएगा। तो असॉल्ट एक शुरुआती तौर पे जब हम किसी की बॉडी के अगेंस्ट कोई ऑफेंस करने जा रहे होते हैं तो ये फोर्स का यूज करना, क्रिमिनल फोर्स का यूज करना, असॉल्ट करना किसी को, तो ये सब उन डेफिनेशंस में फॉल करता है। आप देख सकते हैं कि एक ऑफेंस कैसे बनता है इन चीजों को देख के जो अभी हमने देखा है। तो क्रिमिनल फोर्स का मतलब हम समझ गए, असॉल्ट का मतलब समझ गए, और हम अब इससे आगे बढ़ते हैं। ये ऑफेंस है डाउरी डेथ। डाउरी डेथ भी एक बहुत ही सीरियस और हीनियस ऑफेंस है, हमारे आईपीसी में मेंशन है। तो दहेज हमारे देश में जैसा कि लेने का एक तरह से रिवाज है, और ये प्रैक्टिस बहुत ही समय से चली आ रही है। अभी हम इस प्रोग्रेसिव सोसाइटी में हैं तो भी ये प्रेवलेंट है, बहुत सारी जगहों पे प्रेवलेंट है। तो इसके लिए कुछ सेफगार्ड बनाए गए हैं ताकि उस फीमेल की जान बचाई जा सके। और अगर उसकी जान चली जाती है इन सब तरीकों से, दहेज या इसके उत्पीड़न की वजह से, तो उसको इंसाफ मिल सके। और इसकी पनिशमेंट बहुत सीरियस पनिशमेंट्स हैं। ये कहाँ मेंशन है, ये सेक्शन 304B ऑफ आईपीसी में मेंशन है। तो इसमें क्या होना चाहिए, डाउरी डेथ है, इसका मतलब डेथ तो कॉज होनी ही चाहिए। किसी औरत का अगर शादी के 7 साल बाद किसी महिला की 7 साल के पीरियड के अंदर डेथ होती है, तो एक प्रिजम्पशन है, समझा जाएगा। अगर उसकी मजिस्ट्रेट से जांच कराई जाएगी और अगर जरा भी संदिग्ध लगता है तो वो डाउरी डेथ का ऑफेंस दर्ज कराया जाएगा। या कितने भी साल बाद अगर ऐसी सिचुएशन है कि वो जो सर्कमस्टेंसेज हैं वो इशारा कर रही हैं कि दहेज की वजह से उसकी डेथ हुई है, तो इस ऑफेंस में फॉल करेगा वो। इसके अलावा भी कुछ क्रिमिनल लॉ, अच्छा क्रिमिनल लॉ सिर्फ आईपीसी नहीं है हमारे कंट्री में, उसके साथ साथ और भी बहुत सारी जगह पे पनिशमेंट और क्राइम मेंशन है। आप ये समझ लीजिए।
तो इस तरह से प्रोटेक्ट करने के लिए फीमेल को, मैरिड फीमेल्स को डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है और प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है। तो ये सब एक्ट भी इन सब चीजों से डील करते हैं। और आईपीसी कहाँ पे डील करता है? सेक्शन 304B डाउरी डेथ को डील करता है। तो ये हम समझ गए। तो अगर किसी को हरास किया जा रहा है, किसी के साथ किसी तरह की क्रुएलिटी की जा रही है डाउरी को लेके किसी मैरिड वुमेन के साथ, तो वो सब इस ऑफेंस में फॉल होता है। अब हम अगले ऑफेंस की तरफ बढ़ते हैं, अडल्ट्री। तो अब आईपीसी की जो पोजीशन है आप अपने क्लैट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए। अब अडल्ट्री एक ऑफेंस के तौर पे नहीं है, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट को समझना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि वो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो एक मैरिड वुमेन है अगर, और शादी के बाद वो किसी और के साथ उसके रिलेशनशिप्स होते हैं अपने पति से अलग, तो ये अडल्ट्री का ऑफेंस होता था। ये ऑफेंस बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आया है, क्योंकि ये एक वुमेन सेंट्रिक क्राइम है। वुमेन सेंट्रिक क्राइम आप समझिए ऐसे कि जो वाइफ है वो इसमें एक अबेटमेंट के बारे में हमने पढ़ा था। तो भले ही उस एक्ट में वाइफ का भी पार्ट है, लेकिन अभी तक आईपीसी इसको पनिश नहीं करता था। तो जो इंसान है जो एक मैरिड वुमेन के साथ रिलेशन में आया, वो पनिश होता था इसमें, लेकिन वो मैरिड वुमेन के साथ कोई पनिशमेंट का था नहीं। तो ये लीगल तरीके से आप कॉन्सेप्ट समझिए। और एक केस था जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का, उसने उसे डिक्रिमिनलाइज कर दिया इसे। तो अब ये क्रिमिनलाइज नहीं है, क्योंकि ये एक इक्वल ग्राउंड पे डील नहीं करता था। कोर्ट ने इसको समझा, किस केस में समझा? जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का ये जजमेंट है। आप लोग इसके नोट्स या ऑनलाइन इसके शॉर्ट नोट्स पढ़ के देखेगा, तो आप समझेंगे कि एडल्ट्री अब आईपीसी में क्राइम नहीं है। लेकिन क्या हमारे लीगल सिस्टम में कहीं मौजूद है? तो हाँ, मौजूद है। अभी भी ये हिंदू मैरिज एक्ट में डाइवोर्स का एक ग्राउंड है। तो इस ग्राउंड पे डाइवोर्स लिया जा सकता है कि अगर कोई मैरिड इंसान किसी और के साथ रिलेशनशिप में अपनी शादी से अलग है, तो वो एक डाइवोर्स का ग्राउंड बन सकता है। जो अगला ऑफेंस है वो भी शादी से रिलेटेड ही है, जैसे एडल्ट्री था। ऑफेंसेस रिलेटेड विद मैरिज है ये सब। तो ये जो आखिरी ऑफेंस हम देख रहे हैं ये है बाइगमी। बाइगमी का सिंपल अर्थ होता है कि मैरिंग वाइल ऑलरेडी हैविंग अ लिविंग स्पाउस। तो हमारी कंट्री में एक दो स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस और रिलीजन्स को छोड़ के हम पॉलीगैमी को परमिट नहीं करते हैं। हमारा हिंदू मैरिज एक्ट जो है, जो प्रिवलेंट है हमारे यहाँ, तो वो एक ही मैरिज अलाउ करता है किसी भी हिंदू मेल या फीमेल को। और मुस्लिम रिलीजन में इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, और मोर और लेस बाकी सब जगह आप एक ही शादी कर सकते हैं। तो अगर आप दूसरी शादी करते हैं जब आपका एक स्पाउस जिंदा है, तो वो आईपीसी में एक ऑफेंस है। इसमें 7 साल तक की पनिशमेंट होती है। मतलब ये एक अच्छी डिग्री का ऑफेंस है। तो क्यों ऐसा किया गया है? ताकि ये किसी की लाइफ से रिलेटेड है ये चीज, कि एक फीमेल है वो डिपेंडेंट है और आप किसी और से शादी कर लेते हैं। एक मैरिज लीगल है, एक आप इलीगल मैरिज उसके बाद कर लेते हैं, तो आपने एक ऑफेंस कमिट किया है आईपीसी में। वो ऑफेंस है बाइगेमी का ऑफेंस, और उसमें आपको पनिशमेंट हो सकती है। तो पॉलीगेमी इंडिया में सिर्फ सेलेक्टेड जगहों पे, पॉलीगेमी यानी एक से ज्यादा मैरिजेस कुछ सेलेक्टेड उसमें ही सर्कमस्टेंसेस में ही माना जाता है, वरना ये वैलिड नहीं माना जाता है इंडिया में। तो आखिरी ऑफेंस जो आज हमने पढ़ा वो था बाइगेमी। मुझे लगता है अब हमने जितने ऑफेंसेस डिस्कस किए हैं, आप उनके जो इसेंशियल एलिमेंट्स हैं उनके नोट्स बनाएं, पढ़ें और उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें, ताकि किसी भी पैसेज में वो आए तो आप उसे समझ पाए। आईपीसी से रिलेटेड और क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड जो भी चीजें हमने पढ़ी हैं। तो इसी के साथ ये लेक्चर हम अब खत्म करते हैं दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करते रहिए। प्रिपरेशन के लिए आपको ढेर सारा ऑल द बेस्ट। अब मिलते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के लेक्चर्स के साथ।